डेटाबेस कैसे प्रिपेयर करना है मेरे को, यहाँ पे आना है मेरे को। अगर ये विंडो मुझको नहीं दिखता है तो क्या करना रहेगा, मुझको व्यू में जाना है, व्यू में जाके व्यू सर्वर एक्सप्लोरर, तो सर्वर एक्सप्लोरर का ये विंडो दिखेगा। सर्वर एक्सप्लोरर के विंडो में क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड कनेक्शन, या फिर तुम लोग डायरेक्ट भी ये क्रिएट कर सकते हो, राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। ठीक है, तो क्रिएट न्यू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, तो एसक्यूएल सर्वर का नेम तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मेरे एसक्यूएल सर्वर का नेम मैं डॉट डाल के डेटाबेस नेम दे दिया यहाँ पे, डॉट स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस वर्क करेगा कि नहीं, डॉट स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस डेटाबेस का नेम दे दिया मैं यहाँ पे। तो स्पोर्ट्स स्टोर, ये कहाँ गया, है नहीं क्या, स्पोर्ट स्टोर डीबी डेटाबेस का नेम दे दिया, ओके किया। तो एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस क्रिएट हो गया है यहाँ पे, देखा। टेबल क्रिएट करना है, राइट क्लिक किया, न्यू टेबल। तो टेबल में फील्ड कौन कौन सी लेना है, तो क्रिएटिंग डेटाबेस, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया है। उसके बाद न्यू टेबल कैसे क्रिएट करना है, तो न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल, ऐड न्यू टेबल में कौन कौन सी फील्ड यहाँ पे रहेगी वो, तो क्रिएट टेबल की स्क्रिप्ट है, इसको रन करते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे आया न्यू क्वेरी, तो यहाँ पे न्यू क्वेरी रन कर सकता हूँ मैं। ओह शिट, मेरे को एग्जीक्यूट करना चाहिए, मैं प्रोजेक्ट रन कर दिया। डेटाबेस है, देखो एग्जीक्यूट एसक्यूएल बटन दिखी, छोटी सी एकदम। तो क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, तो प्रोडक्ट टेबल बन गया यहाँ पे। तो प्रोडक्ट आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, तो इसमें कुछ वैल्यूज डाल दो। शो टेबल डाटा, तो ये वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग। बोर्ड फॉर 1%, क्या ये वाटर स्पोर्ट्स, मॉडल स्पोर्ट्स, ये एक रिकॉर्ड हो गया। सेकंड, एड जगह
ना रिकॉर्ड में इंसर्ट कर दिया, तो ये ऐसा कुछ तो रिकॉर्ड मिल गया, ये रिकॉर्ड उसने दिया है बना के, तो ये ऐसा बन गया 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू है वो, तो ये ऑटो जनरेटेड वैल्यू है, एक बार जनरेट हो गई तुम रिकॉर्ड डिलीट भी कर दोगे तो फिर दोबारा वो वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जैसे 1 है 2 नहीं है 2 3 नहीं है तो 2 रिकॉर्ड डिलीट किया, 1 2 3 नहीं है 3 रिकॉर्ड डिलीट किया, 4th टाइम डाला तो 4th वैल्यू आई। जैसे मैं अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करके फिर से डालूंगा तो वो वैल्यू फिर से रिपीट नहीं होगी, वो ऑलवेज इंक्रीमेंट होगा, वो सीक्वेंस जो है रिपीट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी। ये समझ में आएगा क्या बोला? तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एंटिटी फ्रेमवर्क मेरे को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के लिए प्रोजेक्ट में तुमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोनों ही प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क लिख के सर्च करने का न्यूगेट के अंदर, तो इसमें भी इंस्टॉल करना है, इसमें भी इंस्टॉल करना है। तो मैं इस पर राइट क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक करके न्यूगेट पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क, कमांड लाइन से हो गया होता आपका। तो ये आया एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल। तो एंटिटी फ्रेमवर्क 6 हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली एंटिटी फ्रेमवर्क है क्या, सबके दिमाग में यही चल रहा होगा एंटिटी फ्रेमवर्क है क्या, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो रहा है। एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो एक्चुअल में तुम्हारा ORM टूल है। ORM टूल किसको बोलते हैं हम लोग, ORM टूल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल। तो अब यहाँ पे तुम्हारा एक डेटाबेस है, फॉर एग्जाम्पल ORM टूल करता क्या है वो बता दूँ मैं। C1 C2 2 कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हैं। इसके इक्विवेलेंट मॉडल बनाया मैं, एक क्लास ले लेता हूँ, इसका नाम T1 है टेबल का नेम, तो क्लास का नेम क्या देता हूँ मैं T1, ठीक है। तो T1 करके क्लास क्रिएट किया, C1 C2 2 प्रॉपर्टी क्रिएट किया, गेट और सेट वैल्यू है ना, ऐसा कुछ तो करते हैं हम लोग, ये ऐसा। तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैपिंग करते हैं, लेकिन ये हम लोग मैनुअली करते हैं। लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, इससे पहले जब मैं ADO.NET का कोड करता था तो मेरे को क्या करना पड़ता था, मैं पहले ADO.NET की क्वेरी लेता था, कमांड कनेक्शन बनाता था, कमांड बनाता था, उसको एग्जीक्यूट करता था, फिर जो रिजल्ट आता था तो एक एक कॉलम की वैल्यू एक एक प्रॉपर्टी में लूप से डालता था मैं। अगर याद होगा तुमको तो बहुत लंबा हम लोग लिखते थे, प्रॉपर्टी का नेम कॉपी करके पेस्ट करते चले जा रहा था, बहुत सारा कोड लिखा था। गेट ऑल का जब कोड करता था मैं तो कैसे करता था, जो वैल्यू RS में आती थी वो यहाँ पर उसके कॉलम का नेम लिखता था मैं, और उसको मैं किस पे सेट करता था, जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे नेम करके प्रॉपर्टी होती थी, तो उसमें मैं मैनुअली असाइन करता था। तो ये सब मेरे को मैनुअली करना पड़ता था। एंटिटी फ्रेमवर्क बोलता है कि तुम मैनुअली क्यों करते हो, मैं तुमको एक फंक्शनैलिटी देता हूँ जिससे सब डायरेक्ट सेव हो जाएगा, लेकिन कॉलम का नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए तभी होगा। तो हम लोग तो वैसे ही कन्वेंशनली सेम ही लेते हैं, जो यहाँ पे जो नेम होता है कॉलम का नेम और प्रॉपर्टी का नेम हम लोग सेम लेते हैं। मैं तुम लोग को पहले ही से ये आदत डाल दिया कि सेम ही लेना है, जरूरी नहीं है सेम लेना है, लेकिन तुमको एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करने के लिए सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि MVC के साथ में 90% एंटिटी फ्रेमवर्क ही लोग यूज करते हैं। अभी तक तो इम्प्लीमेंटेशन इवन CTS में, Eclipse में, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी एंटिटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट नहीं होते, अभी भी वो लोग ADO.NET पे काम करते हैं। अब सिस्टम मूव हो रहा है, जब तक तुम मार्केट में आओगे तब तक तो एंटिटी फ्रेमवर्क अच्छा खासा बूम कर चुका रहेगा। उसका रीजन है मैं एंटिटी फ्रेमवर्क इंक्लूड कर दिया टॉपिक के अंदर, कि एंटिटी फ्रेमवर्क भी तुम लोग को एटलीस्ट आ जाना चाहिए एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है। एंटिटी फ्रेमवर्क एक्स्ट्रा चीज़ है, वो .NET का नहीं, हमको एक्स्ट्रा जैसे बूटस्ट्रैप मेरे को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, वैसे एंटिटी फ्रेमवर्क भी मेरे को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसी एंटिटी बूटस्ट्रैप भी हम लोग ऐसे ही लिखते इंस्टॉल करते थे ना, याद होगा। तो एंटिटी फ्रेमवर्क भी हम लोग जो भी न्यू गेट से आएगा वो न्यू पैकेज होगा, वो विजुअल स्टूडियो का पार्ट नहीं होता है, वो हम लोग एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी मतलब एक्स्ट्रा
फंक्शनैलिटी बोल सकता हूँ मैं, हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट में डाला हर प्रोजेक्ट में डालना। तो अब एक प्रोजेक्ट कितनी बार बनाएगा? नहीं मतलब ऐसे आप उनको विजुअल स्टूडियो के अंदर कोई ऐसा बनता है फोल्डर जो हर इसमें एक्सेसिबल हो। तुमको ऐसा लगता है ना एक प्रोजेक्ट अगर एक बार बनता है तो वो कितना महीना चलता है? सालों चलता है प्रोजेक्ट, सालों। तुम लोग रोज एक प्रोजेक्ट नया बनाते हो, कंपनी में थोड़ी रोज एक नया प्रोजेक्ट बनता है। तो C1 C2 दो मैपिंग में किया, तो ये मैपिंग जो ऑटोमेटिकली हो यहाँ पे मेरे को करना पड़ता है ना मैनुअली, तो ये ऑटोमेटिक मैपिंग जो है ये करता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल। तो एंटिटी फ्रेमवर्क अपने आप मैप करके देता है उसको। तो एंटिटी फ्रेमवर्क इसने न्यूगेट से इंस्टॉल किया। इंस्टॉल पैकेज जो कमांड है वो एक्चुअल में न्यूगेट का कमांड है। ये टूल्स में लाइब्रेरी में पैकेज मैनेजर कंसोल करके इंस्टॉल पैकेज करके कमांड होता है। तो जो हम लोग ऐसा न्यूगेट में जाके करते हैं ना, यहाँ वहाँ पे क्लिक करके जो मैं किया, वो कमांड से भी होता है। जैसे कमांड से तुम कॉपी कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी तुम कॉपी कर सकते हो। तो ये एक कमांड है उसका, और मैं तुमको GUI से बता रहा हूँ। मैं तो GUI तो मैं कमांड के यूज़ करूँगा। एक ये हो गया इंस्टॉल, आई एक्सेप्ट। तो बोले ये हो गया। अब भी इसमें किया हूँ मैं, अब डोमेन में भी करना पड़ेगा। आ गया था वो। हाँ आ गया हो गया, ठीक है। तो ये दोनों में एंटिटी फ्रेमवर्क आ गया। तो एंटिटी फ्रेमवर्क जब आता है तो रेफरेंस कौन सा ऐड होता है वो तुमको यहाँ दिखेगा, देखो एंटिटी फ्रेमवर्क, और ये एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल सर्वर, ये एक रेफरेंस ऐड होता है। और कंपोनेंट मॉडल नहीं दिख रहा है इधर, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, ये ऐड होता है। और यहाँ पर भी सेम ऐड होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल और कंपोनेंट मॉडल। समझ में आया? तो ये 3 रेफरेंस ऐड हो जाता है अपने आप, जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं उससे ये 3 रेफरेंस ऐड होता है, उसको मेरे को यूज़ करना रहता है। तो कैसे इंस्टॉल करना है एंटिटी फ्रेमवर्क, ये समझा, सिंपल एकदम इंस्टॉल करना। अब उसको यूज़ कैसे करना है, मैं सब इंस्टॉल कर लिया, लेकिन मैं उसको एक्चुअल में यूज़ कैसे करूँगा। तो एंटिटी फ्रेमवर्क का बेसिक फंडा क्या है? अरे मैंने वीडियो नहीं ऑन किया ना, ऑन है। मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क का बेसिक फंडा क्या है? हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं, सब लोग चिक चाक चुप चुप करने लगे। एक क्लास हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क का पूरा वर्किंग कैसे होती है मैं तुम लोगों को बताता हूँ पहले, उसके बाद तुम लोगों को समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो मेरा ये बॉक्स है, ये क्लास, ठीक है। तो ये क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि DB कॉन्टेक्स्ट करके या डेटा कॉन्टेक्स्ट करके एक वो होता है, एक क्लास होती है एंटिटी फ्रेमवर्क में। डेटा कॉन्टेक्स्ट क्या करती है, कनेक्शन का कोड ना सब अपने आप कर देती है। तो अब मुझको क्या करना है, अपनी कुछ वैल्यू उसको देना पड़ता है कि कौन सा डेटाबेस है, किससे कनेक्ट होना है, ये मेरे को बताना पड़ता है। तो ये मैं उसको कैसे बताता हूँ, मैं उसको एक्सप्लिसिटली बताता हूँ। कैसे बताता हूँ, जो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम रहेगा ना, जो भी मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है, वो नेम की मैं क्लास क्रिएट कर लूँगा। या मेरे को ऐसा बोलना चाहिए, जो मेरी क्लास में क्रिएट करने वाला हूँ वो कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम में रख लूँगा। चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कहानी हाथ में आने वाला है। तो पहले हम लोग क्लास बनाएंगे, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग एडिट करेंगे। बात मेरी समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर मेरे को एक क्लास लेना है, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो क्लास एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास है? अभी तो इतनी सारी क्लास है ना प्रोजेक्ट में, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो क्लास एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास है? तो वो क्लास आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे मैं बोला कि एक क्लास है वो कंट्रोलर है, तो तुम लोगों को कैसे मालूम पड़ता है कि वो कंट्रोलर क्लास है? उसके आगे प्रीफिक्स कंट्रोलर है, एक चीज ये। दूसरी चीज कंट्रोलर को इनहेरिट करती है वो, बराबर ना? वही 2 चीज यहाँ भी होगी। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि वो एंटिटी फ्रेमवर्क की कॉन्टेक्स्ट क्लास है? तो उसके आगे कॉन्टेक्स्ट लगा होगा और वो इनहेरिट करेगी DB कॉन्टेक्स्ट को। बात समझ में आई क्या बोला मैं? 2 चीज। तो DB कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी है मेरे पास, यानी एंटिटी फ्रेमवर्क की कॉन्टेक्स्ट क्लास ऑलरेडी है मेरे पास। तो कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करने वाली क्लास, अभी मेरे को प्रोडक्ट की कॉन्टेक्स्ट बनाना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। प्रोडक्ट कंट्रोलर हम लोग बोलते थे, तो आप प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे। ये इंटायर न्यू फ्रेमवर्क है, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क एक अलग ही है वो,
मतलब MVC का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तुम ADO.NET में भी इसको यूज़ कर सकते हो, वेब फॉर्म में भी इसको तुम यूज़ कर सकते हो। समझ में आएगा? ये सिर्फ एक टूल है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का, जो हम लोग इतनी मेहनत करते थे ADO.NET के अंदर। एक एक कॉलम को, अभी कॉलम तो मेरे पास कम है, 10 है, 20 है, 50 है, ये कम कॉलम है। अगर एक टेबल के अंदर 150-200 कॉलम है तो फिर मैं क्या करूँगा? उस टाइम पे मॉडल बनाने भी तकलीफ होगी मेरे को। चलो मॉडल तो मैं क्वेरी से बना सकता हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट है मॉडल बनाने की, लेकिन जब जहाँ असाइन करने की बात आएगी तो फिर मेरे को हर एक एक कॉलम की वैल्यू एक एक प्रॉपर्टी में असाइन करनी पड़ेगी। याद है क्या वो टाइम जो मैं गेट ऑल में असाइन करता था एक एक वैल्यू भी अगर तुम मिस कर देते हो तो तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं होता है, या वो वैल्यू ना लाने लगती है, वो डिफॉल्ट वैल्यू देने लगता है, ये सब इशू होने लगेगा। तो वो सब इशू से बचने के लिए हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं। अभी समझा? पूरा पीछे का सिनेरियो एज इट इज रखो जैसा था, उसमें ADO.NET की जगह खाली एंटिटी फ्रेमवर्क आ जाएगा। जो भी हम लोग इससे पहले तक सीखे थे, मतलब क्या सीखे थे? बिजनेस लेयर, मॉडल बनाना, कंट्रोलर बनाना, एक्शन मेथड ऐड करना, व्यू ऐड करना, एक्शन मेथड से व्यू में डेटा पास करना, मॉडल में डेटा सेट करना, मॉडल को एक्सेस करना, लूप लगाना, जो भी था तो एज इट इज सब रहेगा। अब नई चीज़ क्या आ गई यहाँ पे? जो ADO.NET से कनेक्शन करते थे वो DB कॉन्टेक्स्ट करेगा। तो एक्चुअली ये समझा जो मैं डायग्राम लिखा हूँ, क्या हम लोग करने वाले। बेसिकली तुम्हारे दिमाग में अब क्या आ गया कि मेरे को कोई न्यू क्लास लेना है जिसके आगे कॉन्टेक्स्ट लिखना है, तो हम लोग वैसे ही कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक क्लास ले लिया जिसका नेम मैं क्या दे दिया, हाँ इसको मैं कहाँ पे लूँगा, मतलब ये इसकी प्लेस कहाँ पे रहेगी? इसकी प्लेस ऑलवेज डोमेन के अंदर रहेगी, डोमेन मॉडल के अंदर रहेगी, मतलब मॉडल जहाँ पे रहेगा वहाँ पे रहेगी। तो मॉडल के अंदर मेरे को एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, कॉन्क्रीट करके फोल्डर बनाना। तो ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे ऊपर है, ये सब कन्वेंशन है। ये फॉलो करने से क्या होता है समझ में आता है। कॉन्क्रीट में इधर पे एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे रिपोजिटरी है, एंटिटीज में एंटिटी है मतलब मॉडल है, ऐसा। ठीक है, क्लास का नेम क्या लिया? एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है ना, जैसे कंट्रोलर लगा हुआ था वैसे कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है, समझा क्या? ये पब्लिक क्लास रहेगी। तो कंट्रोलर हम लोग लेते हैं तो वो खुद ब खुद उसके आगे कंट्रोलर आ जाता है, इसमें तो आया नहीं, तो मेरे को इनहेरिट करना पड़ता है उसको। कौन से? DB कॉन्टेक्स्ट से। तो मैं इनहेरिट किया DB कॉन्टेक्स्ट। कहाँ से आएगा? नेम स्पेस इंपोर्ट नहीं है, system.data.entity नेम स्पेस के अंदर है, तो मैं उसको इंपोर्ट कर दूँ। समझा? ये समझा क्या किया मैं? कंट्रोल डॉट किया, कंट्रोल डॉट करने से सजेस्ट किया उसने। तो कोई भी क्लास ले रहा है, वो क्लास कोई भी ऑब्जेक्ट का तो नेम लिख रहा है, वो ऑब्जेक्ट वो पर्टिकुलर असेंबली में नहीं है, नेम स्पेस उसका इंपोर्ट नहीं है, तो हम लोग कंट्रोल डॉट करते तो लिस्ट आती है ना, तो पहले पूरा लिख देने का फिर कंट्रोल डॉट करने का। ये नहीं समझा क्या हुआ? तो इतना उससे तो ये समझा क्या किया मैं? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? क्या मैं क्यों एक एक्स्ट्रा क्लास लिया, या कॉन्टेक्स्ट क्या है, या DB कॉन्टेक्स्ट का यूज़ क्या है? तो DB कॉन्टेक्स्ट का बेसिकली यूज़ क्या है? ऑटोमेटिक जो भी एंटिटी फ्रेमवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है वो सब DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती है। तो जैसे कंट्रोलर बनाने तुमको नहीं आता तो तुम क्या करते हो? एक क्लास खाली क्लास लेके उसको कंट्रोलर से इनहेरिट कर देते हो, तो कंट्रोलर की जितनी भी फैसिलिटी है वो सब तुम्हारी क्लास में आ जाती है। अब तुमको कॉन्टेक्स्ट बनाने नहीं आता तो तुम एक क्लास लेते हो, उसको सफिक्स कॉन्टेक्स्ट लगा के, जरूरी नहीं सफिक्स कॉन्टेक्स्ट, वो एक कन्वेंशन है, तो उसको कॉन्टेक्स्ट लगा के DB कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कर देते हो। DB कॉन्टेक्स्ट के पास क्या है? अगर मैं इस पे एरो लेके जाके F12 करूँ तो DB कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो DB कॉन्टेक्स्ट के पास इतना सारा कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये सब कंस्ट्रक्टर है, समझ में आएगा? ये सब उसके कंस्ट्रक्टर है। उसमें चेंज ट्रैकर करके एक फंक्शन है और प्रॉपर्टी है, कॉन्फ़िगरेशन करके एक प्रॉपर्टी है, डेटाबेस करके एक प्रॉपर्टी है, डिस्पोज फंक्शन है, एंट्री करके एक फंक्शन है, एंट्री विथ टी एंटिटी टाइप करके फंक्शन है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे फंक्शन, प्रॉपर्टीज, DB सेट, ये सब है इसके अंदर ऑलरेडी। तो ये सब अब मेरी क्लास में आ गया,
मेरे को दिख रहा है मेरी क्लास खाली है ना, लेकिन एक्चुअल में इतनी चीज है। इनहेरिटेंस का फंडा क्या है? इनहेरिटेंस जो एकदम पहले दूसरे लेक्चर में क्या बोला मैं, कि जब मैं इनहेरिट करता हूँ दो क्लास को, तो ऊपर क्लास से जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब क्लास में ट्रांसफर हो जाती है, तो हो गई ट्रांसफर। इतनी सारी चीज बनी है ना। तो हम लोग पहले इनहेरिटेंस पढ़ते थे तो हम लोग को लगता था हम लोग ही बनाते हैं, हम लोग ही एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं और हम लोग ही इसको कॉल करते हैं। लेकिन अभी तुमको इनहेरिटेंस का एडवांटेज समझ में आएगा। ये सब कोड हम लोग किए क्या, इतना सारा इतना टीडीएस कोड नहीं। हमने क्या किया, न्यू गेट में गया, न्यू गेट में जाके एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया, उससे बहुत सारा कोड आ गया, मैं उसको इनहेरिट कर लिया, मेरी क्लास के अंदर पूरे के पूरे कोड आ गए। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली? ठीक है, तो ये अभी मेरे को दिख रहा है कि मेरी क्लास ब्लैंक है, लेकिन मेरी क्लास ब्लैंक नहीं है। मेरी क्लास के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो एंटिटी फ्रेमवर्क की एक क्लास में होती है। इतनी प्रॉपर्टीज है कि उसको मैं कॉन्टेक्स्ट बोल सकता हूँ। नहीं था, कहाँ से रहेगा? फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं हुआ था तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी नहीं था। सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी कहाँ पे? एंटिटी फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी के अंदर है। नहीं समझा? तो ये उसने, तो ये है मेथड, ये मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क का स्टार्टअप है। एंटिटी फ्रेमवर्क जब भी तुमको यूज करना रहेगा तो तुमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? तो ये टॉपिक का नेम देखो ना क्या है, टॉपिक का नेम क्या है? क्रिएटिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट। समझ में आया? तो कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट करना है, कैसे कॉन्टेक्स्ट तुम बनाओगे उसका? कॉन्टेक्स्ट मतलब बैकग्राउंड, मतलब एक प्लेटफॉर्म। बोलते हैं ना कि अबे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात मत किया अगर तुम कहीं से भी कुछ भी उठा के, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बैठे बैठे कुछ भी बोल दिया, मेरे को नहीं समझ में आया तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो क्या याद आ गया भाई? तो नहीं, इतना हंसने वाली बात नहीं थी जितना तू हंसा। हाँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाले बहुत रहते हैं। ठीक है, नहीं मेरे को ना वो याद आ गया, वो जाकिर नायक का एक वो याद आ गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाला। बोले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग पुट करते हैं कि मतलब कुरान में लिखा है कि काफिरों को काटो, लेकिन उससे पहले क्या लिखा है वो नहीं है। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक आयत उठा के बोला, तो मेरे को असल में वो याद आ गया। मेरे को लगा तू ये सोच के तो नहीं हंसा। उसकी बहुत वर्ड भी लगाए थे जाकिर नायक के उसके ऊपर, लेकिन जाने तो बच गया। तो कॉन्टेक्स्ट मतलब बैकग्राउंड क्रिएट करना। एक्चुअल में बैकग्राउंड जो बनाया हुआ है तो एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए जो बैकग्राउंड है पूरा सेट कर दिए। अब हम लोग सिर्फ अपना जो एक्चुअल काम है वो करेंगे। समझ में आएगा? तो इतनी मेहनत मेरे को नहीं करनी पड़ी। हर टाइम मैं कनेक्शन क्रिएट करता हूँ, हर टाइम मैं कनेक्शन ओपन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेकिन फंक्शन को कोड तो एग्जीक्यूट होता है भाई, वो तो मेरे को ही करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आई? तो अब हम लोग को वो सब करना नहीं पड़ेगा, वो सब कॉन्टेक्स्ट करेगा, बैकग्राउंड में होगा वो सब। अब ये डीबी कॉन्टेक्स्ट को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से टेबल से कनेक्ट होना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मतलब ध्यान देने वाली चीज, यहाँ पे जाके तुम टेबल का नेम देखोगे। टेबल का नेम क्या है? प्रोडक्ट्स। इसको कॉपी कर लो। पता नहीं क्यों नहीं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेम लिखो ना। तो टेबल के नेम की एक प्रॉपर्टी क्रिएट करोगे यहाँ पर, जिसका रिटर्न टाइप फिक्स होगा, स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप होगा। उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? जैसे हम लोग प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कुछ भी लिखते हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी ऑलवेज। रिटर्न टाइप क्या होगा? डीबी सेट। समझ में आया? रिटर्न टाइप क्या होगा? डीबी सेट। डीबी सेट ऑफ, जैसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो डीबी सेट ऑफ प्रोडक्ट जो क्लास है उसकी बात हो रही है। जो क्लास में जो मॉडल बना है ना एंटिटीज के अंदर, उसकी बात हो रही है। डीबी सेट ऑफ प्रोडक्ट, ये नहीं आया? कंट्रोल डॉट आ गया। डीबी सेट ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद प्रॉपर्टी का नेम, उसके बाद गेट सेट। समझा क्या किया मैं? किसको नहीं समझा? ये फिक्स है, फिक्स। 3 टेबल है ना तुम्हारे पास, 3 अलग अलग प्रॉपर्टी डीबी सेट की बनाओगे। तो एंटिटी फ्रेमवर्क करेगा क्या पता है? ये एक लाइन के अंदर पूरा हो, हर चीज होती है। मैं बताता हूँ, हर एक की एक मीनिंग है। डीबी सेट मतलब डेटाबेस का रिजल्ट, मतलब जब क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो डीबी सेट बोलते हैं हम लोग उसको।
तो डीबी सेट ऑफ प्रोडक्ट, तो डीबी सेट ऑफ जो तुम मॉडल लिए हो ना वो, और प्रोडक्ट्स में लिखा, तो ये लाइन से उसको क्या पता चलेगा, वो क्या करेगा, ये कनेक्शन स्ट्रिंग, मैं बोला क्लास नेम के नेम की कनेक्शन स्ट्रिंग होना चाहिए, तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी उसको, क्लास का नेम, तो क्लास के नेम की कनेक्शन स्ट्रिंग जाके web.config में पहले सर्च करेगा। web.config में कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं हम लोग, लास्ट लेक्चर में इतना तो समझ में आया होगा। तो क्लास का नेम जो भी होगा, धुंधला है कि मेरे को धुंधला दिख रहा है, धुंधला है थोड़ा, वो ऐसा वो टाइप। तो 125 करना चाहिए था। हाँ अभी ठीक है। तो इससे क्या समझ में आएगा उसको, वो सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क EFDB कॉन्टेक्स्ट नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग web.config में सर्च करेगा। तो ये मेरी web.config है, यहाँ पर इसमें ढूंढेगा वो जाके कि यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के सेक्शन में वो कनेक्शन स्ट्रिंग है क्या, नहीं है, तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा उसको, पहली चीज़ तो ये, तो मैं ऐड कर दूंगा, मैं ऐड कर दिया। कैसे ऐड करना है कनेक्शन स्ट्रिंग, लास्ट जैसे ऐड किया था वैसे ही ऐड करेंगे। ऐड लिखना है, कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नेम देना है वो नेम दोगे, तो नेम क्या होगा, इधर पे नेम जो होगा वो क्लास नेम के सेम होगा, तो ये क्लास नेम के सेम होगा। समझा क्या किया मैं, किसको नहीं समझा। उसके बाद एक्चुअल में क्या रहेगी, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है वो आना चाहिए, तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो रहेगी वो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी, जो कनेक्टिविटी हुई है ना ये स्पोर्ट्स स्टोर की, इस पर राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, कनेक्शन स्ट्रिंग देखो, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग है, इधर पे कॉपी करो और यहाँ आके पेस्ट करो। ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी हो गई। तो कनेक्शन स्ट्रिंग समझा कैसे आई, कनेक्शन स्ट्रिंग भी आ गई। प्रोवाइडर बताओ, प्रोवाइडर क्या है, ऑरेकल है, एसक्यूएल है, तो प्रोवाइडर नेम इक्वल्स सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, सिंपल, ये बन गई कनेक्शन स्ट्रिंग। तो अब वापस मैं अपनी कोड पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आएगा वो EFDB कॉन्टेक्स्ट नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग ढूंढेगा वो, बराबर, तो EFDB नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग उसको मिल जाएगी, वो कनेक्शन स्ट्रिंग उठा के इसको दे देगा। ये क्या करेगा, वो कनेक्शन स्ट्रिंग से डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा। समझ में आया, कनेक्शन ओपन भी कर देगा। जो हम लोग सब मैनुअली कोड करके करते थे वो सब ये लाइन में हो गया, कॉन्टेक्स्ट सब कुछ करके देगा तुमको, कुछ नहीं करना है तुमको। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या करना है, अब तुमको कौन से टेबल में से डेटा निकाल के कौन से मॉडल में फिल करना है खाली वो बताना है। यही है ना, कनेक्शन हो गया। तो हम लोग क्या करते थे, क्वेरी भेजते थे, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ये, फिर हम लोग एक लेते थे, फिर लूप चलाते थे रिजल्ट सेट का, फिर एक एक को वैल्यू, एक एक फिर एक लिस्ट बनाते थे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और ये सब फालतू चीज कितनी करते थे हम लोग। वो कुछ भी नहीं करना है, वो सब के सब ये एक वर्ड के अंदर हो जाता है। तो जैसे मैं प्रोडक्ट्स लिखा तो उसको क्या समझ में आ गया, उसको ये समझ में आया कि बंदे को प्रोडक्ट में से कुछ गेट भी करना, प्रोडक्ट टेबल में से, डेटाबेस के प्रोडक्ट टेबल में से, मतलब इधर से कुछ गेट भी करना पड़ सकता है, कुछ सेट भी करना पड़ सकता है, और जब वो गेट करेगा तो आएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर, जो एंटिटीज के अंदर ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ। तो मेरे को एक एक प्रॉपर्टी को मैपिंग बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उठा के पूरा डाल के दे देगा। समझा कि नहीं समझा। अब सोचो ना एंटिटी फ्रेमवर्क कितना मतलब सोफिस्टिकेटेड है, इसमें कोड ज़्यादा नहीं है लेकिन समझना बहुत है। लेकिन एक बार अगर समझ गया ना, लाइफ टाइम के लिए तुमको एंटिटी फ्रेमवर्क, तुम बोल सकते हो कि मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क आता है। कंपनी में कोई नहीं पूछता किसको क्या आता है क्या नहीं आता, सब ऑलरेडी सेटअप रहता है, तुमको खाली फंक्शन कॉल करके डेटा लेना रहता है। लेकिन फिर भी उन लोग इंटरव्यू में तो पूछते ही है ना। अब तुम लोग एटलीस्ट ये टॉपिक होने के बाद तुम लोग ये बोल सकते हो कि मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क आता है। एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या पूछेगा, वो कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या होती है ये पूछेगा। एंटिटी फ्रेमवर्क में एक और कंसेप्ट है लेजी लोडिंग वाला, लेकिन वो पूछेगा तो बोलने का नहीं पता, मैंने यूज़ नहीं किया। तो तुमने क्या किया है, तो मैंने मॉडल बनाया है, मॉडल के साथ उसकी बाइंडिंग की है, कॉन्टेक्स्ट क्लास मैंने क्रिएट की है, कॉन्टेक्स्ट से कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है और डेटा एक्सेस किया, बस इतना काफ़ी है। बात समझ में है क्या हो रहा है, इसमें कुछ डाउट है?
एकदम सिंपल लाइन में बहुत कुछ। देखो जो लोग एडियो डॉट नेट पहले सीख चुके हैं उन लोगों को ये सीखने में थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन जिन लोगों को एडियो डॉट नेट नहीं आता उन लोगों को मैं बोलूँगा जो टेबल है वो यहाँ लिख, जिसमें डेटा आने वाला है वो यहाँ लिख, बस उसके लिए तो एक ही लाइन है, वो तो याद भी कर लिया तो उसको एंटिटी फ्रेमवर्क आ गया। लेकिन एक्चुअल में समझना ज़रूरी है, ऐसा मैं रट्टा मारने का वो नहीं दूंगा, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ जैसे कि समझ में आया। और जिसको एंटिटी फ्रेमवर्क आता है और सॉरी जिसको एडियो डॉट नेट आता है उसको एंटिटी फ्रेमवर्क समझ में आया था तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ कि ये आ गया, ये तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती। तुम लोग सोचो ना अगर 50 कॉलम्स कहीं है या 150 कॉलम्स है कोई टेबल के अंदर तो 150 टाइम्स प्रॉपर्टी गिन देख देख के कॉपी पेस्ट करने करते तो खत्म हो जाएगा आदमी। इसमें तो कितनी देर लगेगी, 30 सेकंड नहीं लगेगा। अगर बहुत स्लो टाइप करने वाला है देख देख के भी टाइप करता है ना ऊपर नीचे तो भी उसको 30 सेकंड ही लगेगा। ये एक टेबल और बढ़ गया एक लाइन और बढ़ा दो, एक टेबल और बढ़ गया एक लाइन और बढ़ा दो, एक टेबल और बन गया एक, बस ऑटोमेटिक सब कुछ सेटअप इन्वायरमेंट है। तो वन टाइम सेटअप है ये जो तुम बोलो ना हर प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा तो वन टाइम है भाई। अब खाली टेबल ही बढ़ेगा, टेबल बढ़ेगा एक लाइन बढ़ेगी। कंपनी वाले यूज कर रहे कुछ तो फायदा है ना, ऐसे थोड़ी यूज करेंगे। समझा क्या ये? तो यहाँ पे ये लाइन देखो क्या लिखा उसने, पब्लिक डीबी सेट प्रोडक्ट। अब उसने उसको एक्सप्लेन किया कि सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी में डीबी कॉन्टेक्स्ट है जो ऑटोमेटिकली डिफाइन करती है प्रॉपर्टी फॉर द ईच टेबल, हर टेबल के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन तुम मतलब कर देगी। डीबी सेट क्या होता है, डीबी सेट जो होता है रिजल्ट होता है तुम्हारा डेटाबेस का, वही सब थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है पूरा और कुछ नहीं है। जब तुम ये करते हो तो तुमको कनेक्शन स्ट्रिंग के सेक्शन में जाके वेब डॉट कॉन्फिग में मेरा एरो देखो, मेरा मुंह मत देखो, वेब डॉट कॉन्फिग में मेरा मुंह देख रहा है। वेब डॉट कॉन्फिग में कनेक्शन स्ट्रिंग सेक्शन में जाके एक ऐड करना पड़ता है जिसका नेम EFDB कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। क्यों EFDB कॉन्टेक्स्ट दिया? क्योंकि मेरी क्लास का नेम EFDB कॉन्टेक्स्ट है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए ना, इतना मैं दो तीन बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। 2 ही लाइन का कोड किया हूँ मैं आधे पौने घंटे से, अगर तुम लोग गौर करोगे तो सिर्फ 2 लाइन का कोड किया हूँ, एक क्लास क्रिएट करके प्रॉपर्टी लिया हुआ, कुछ नहीं किया जब से। अब इतना स्लो पढ़ा हुआ, एटलीस्ट कुछ तो फायदा होना चाहिए उसका, उसके बाद भी नहीं हुआ तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ। समझा ये क्या ऐड किया उसने? तो अभी हम लोग जहाँ पे वो लिखते थे सर्विस में जाके मैं क्या लिखता था, सर्विस में जाके मैं कुछ भी फालतू वैल्यू भरता था। अब वहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाके मैं मेरी एंटिटी फ्रेमवर्क की डेटा कॉन्टेक्स्ट का क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूँगा और प्रॉपर्टी को कॉल कर लूँगा, पूरा डेटा डेटाबेस से निकल के आ जाएगा। देखो हम लोग फेक वैल्यू कहाँ पे डालते थे, सर्विस में। यहाँ पे फेक वैल्यू है, कुछ नहीं लेना है इसकी जगह पे, कुछ भी नहीं, सब निकाल दो, Ctrl+K+C, सब कमेंट, कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ क्या रहेगा, मेरी एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास का ऑब्जेक्ट। तो एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, EFDB, हाँ EFDB कॉन्टेक्स्ट आ गया। कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू EFDB कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स, तो ये पूरा डेटा दे देगा, डॉट क्या प्रेस हो गया, लिस्ट इक्वल्स तो अब क्या एरर दे रहा है वो, अब एरर वो दे रहा है कि तुम DB सेट ऑफ प्रोडक्ट और लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं हो सकता, बराबर ना। वहाँ रिटर्न क्या हुआ है, DB सेट, और यहाँ पे तो इसको DB सेट से
डीबी सेट को लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब वो आगे चले गए, आगे जैसा था वैसे ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बात समझी गया? तो मेरे को कुछ एंटिटी फ्रेमवर्क अगर मैं डाला प्रोजेक्ट में तो मेरे को व्यू में कुछ चेंज करना पड़ा क्या आ गया? ये फालतू वाला एरर आया, रेफरेंस वाला, वो रेफरेंस का एरर। DB context is defined ऐड रेफरेंस किया नहीं क्या मैं? अरे सर्विस के प्रोजेक्ट में मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड नहीं किया। वही करना पड़ेगा क्या? क्या था वो? सिस्टम डॉट डाटा डॉट, अरे आएगा रुको यार, गलत जगह क्लिक है ना। सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी, एक ये है, पर इसको देख के देखता हूँ रिजॉल्व होता है क्या। 3 था ना एरर? 3 ही है। इंस्टॉल तो हो गया होगा ना वो न्यू गेट से भी। अब एक एरर बचा। अब वो जो मैं एक्स्ट्रा लगाया था वो निकाल, वो एरर देने लगा जो मैं ऐड किया ना अभी, तो 2 बार हो गया होगा वो। एरर क्या दे रहा है? कैन नॉट कन्वर्ट द टाइप सिस्टम डॉट DB सेट 1। लिस्ट में कन्वर्ट किया इसका दे देते हैं। टू लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये डिपेंडेंसी वाला एरर बहुत बुरा रहता है, हैरान हो जाता है आदमी इसको लेकर। कभी कभी 2 हो जाती है, कभी 1 हो जाती है, कभी मिलती नहीं है, कुछ भी मसला ही रहता है। जो मैं डेटाबेस में वैल्यू डाला था वो वैल्यू दिखना चाहिए बिना एरर के, होपफुली। एंटिटी फ्रेमवर्क में मैंने ज़्यादा काम नहीं किया एक्चुअली। हाँ, अगर एक दफ़े में रन हो गया तो मेरे लिए भी अचीवमेंट है। वही नहीं लगता इतना टाइम लगा। एंटिटी फ्रेमवर्क से आ गया, बिना प्रैक्टिस के मैं भी डायरेक्ट किया हूँ आगे। मेरे को टेंशन हो रहा था, मैं छेड़ तो दिया हूँ, कंप्लीट नहीं होगा, कभी फंसा तो बहुत लफड़ा होगा। मैं उसको चाय पीते पीते वही बोल भी रहा था। समझा क्या? ये लिस्ट पूरा डेटाबेस से आई जो भी हम लोग वैल्यू दिए थे, तो मेरे को व्यू में कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। अगर तुम लोग थोड़ा सा सोचोगे उसके बारे में, मेरे को जाके कुछ ऐड ही नहीं करना था। मेरे को अगर बेसिकली मैं देखूँ एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए तो मेरे को कनेक्शन नहीं क्रिएट करना पड़ा। कुछ सेम नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग एक बार लेके छोड़ दिया, अब उसमें एक और टेबल लगेगा तो वहाँ पे एक बार और ऐड करूँगा, उसको डॉट टू लिस्ट करके मॉडल में डाल दूंगा मैं। तो मेरे को एक एक प्रॉपर्टी की मैपिंग भी नहीं करनी पड़ती इसके अंदर। सब लफड़ा खत्म। और बिना एरर के अपना कोड रहेगा तो एरर देगा ना, उसका कोड थोड़ी
बात मेरी समझी क्या? ये बहुत मतलब एक्चुअली अगर तुम सिर्फ एंटिटी फ्रेमवर्क की, मैं तो ऐसा इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, खाली सिर्फ एंटिटी फ्रेमवर्क की तुम खाली क्लास लगाओगे ना, कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये सिर्फ एंटिटी फ्रेमवर्क, एक सेपरेट फ्रेमवर्क सिखाने के लिए वो लोग लेते हैं। मतलब मैं तो सिर्फ टच किया हूँ, मैं तो पूरा सिखा भी नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट इतना तो मैं बता दूंगा कि तुमको कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो कर सकते हो। हाँ, इंटरव्यू तो क्रैक कर सकते कितना वाइड है, कितना वास्ट है? हो। बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। समझ में आएगा ये एंटिटी फ्रेमवर्क से डेटा कैसे लेके आया मैं? अब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक और टेबल रहता और उससे मेरे को डेटा लाना रहता तो मैं क्या करता? बस एक लाइन और बढ़ा देता, एक टेबल बढ़ेगा, लाइन बढ़ेगा। तो बढ़ाना क्या है? वहाँ मॉडल बढ़ाने का, यहाँ एक लाइन बढ़ाने का। मॉडल बनाने के लिए स्क्रिप्ट है, मॉडल बनाने की स्क्रिप्ट है। मैं तुमको, मेरा अभी नेट बंद है तो मैं तुमको स्क्रिप्ट भी बता देता आज। मॉडल बनाने की एक स्क्रिप्ट रन करोगे, पूरा मॉडल बन जाता है डॉट नेट का, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देने का, बस यहाँ पे एक लाइन डाल देने का। लेकिन ये ध्यान रखने का कन्वेंशन, मतलब टेबल का नेम, प्रॉपर्टी का नेम, जरा भी गड़बड़ हुई तो फिर लेगा ही नहीं। जैसे मैं तुमको एरर बताता हूँ क्या देगा, वो भी देख लेते ना एरर। तो कुछ अलग ही दिन है। अच्छा हाँ, वहाँ पे एरर देने लगा ना जहाँ मैंने उसको यूज़ किया, ठीक है। तो कंपाइल तो हो जाएगा अगर तुमने नेम सेम नहीं लिया तो। हाँ, रन टाइम में पुट जाएगा वो। रन टाइम में क्या देगा वो देखो। क्या हुआ? आ कैसे गया? वही तो बोल रहा हूँ, आना नहीं चाहिए था। ठीक है सर। सिंगल टेबल है शायद, इसके लिए क्या वो कैसे डिसाइड करेगा टेबल कौन सा लेके आना है? प्रोडक्ट तो टेबल है ही नहीं मेरा, स्टार्ट्स विद भी नहीं लेगा वो। एक और टेबल क्रिएट कर दो, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। सिंगल टेबल है तो मे भी सिंगल टेबल का डेटा दिया या जो भी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उसको पता कैसे चलेगा कौन सा टेबल मेरे को पिक करना है? क्योंकि तुम कहीं लिखते नहीं हो ना सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, तुम कहीं भी लिखते नहीं हो एक्चुअल में के सिलेक्ट एस्ट्रिक में। कुछ और लिख के देखता हूँ, इधर है EFDB कॉन्टेक्स्ट। प्रोडक्ट अंडरस्कोर न्यू, अभी भी आएगा लग रहा है। एरर नहीं भी आती तो भी टेंशन, ज़्यादा बड़ा टेंशन है टेबल। तो हद हो गई। कहाँ पर डिफाइन है? सिलेक्शन स्ट्रिंग में कुछ स्पेसिफिकेशन दी है? कुछ नहीं है, टेबल का स्पेसिफिकेशन कहाँ होता है? ऐसा भी क्या ऑटोमेटिक बन जाने का है? अभी नहीं करने एंटिटी
एमडी फ्रेमवर्क का कमाल है ये सब, एरर आएगा ही नहीं। उसमें चेंज कर दो ना बाद में, डीबी सेट के प्रोडक्ट को चेंज करो, इसको वो तो आएगा ही आएगा, फिर कम ज़्यादा होएगा तो वैल्यू सेव कैसे होएगी, तो वो तो सवाल ही नहीं है। अरे ये एक मेन, कैसे उसका पता चल रहा है, तो वही टेबल से डेटा उठाना है। अच्छा, तो मैपिंग के हिसाब से तो नहीं ले रहा है वो, एक ही जगह तो नीचे का टेबल था और नहीं ये प्रोडक्ट की मैपिंग के हिसाब से तो नहीं ले रहा है वो। अब आएगा यार, अगर यहाँ पे कुछ लिखा तो अब तो आना ही है। ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फिर एरर दे देगा ना, छोड़ो यार, लिख देना, आता है, टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरे को अभी जे क्वेरी का कुछ बताना है तुम लोगों को, तो ये समझा ना ये प्रोडक्ट कैसे आया। अब फॉर एग्जांपल मुझको क्या करना है कि ये जो पूरा प्रोडक्ट है बूटस्ट्रैप के कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करना है, तो बूटस्ट्रैप का कौन सा कंट्रोल, तो बूटस्ट्रैप का नेट बंद है, ये वीडियो को मैं